नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अतुल चंद आज मैं पुनः लॉकडाउन के दौर में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज का वीडियो भी जो मैंने बताया था पहले, निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल के से ही संबंधित है। पहले दो पार्ट में मैंने बताया था कि निशस्त्रीकरण की परिभाषा क्या है, शस्त्र नियंत्रण की परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई और उसके प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्या प्रयास हुए। अब आज मैं जो बताऊंगा वह है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास। इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है, यह MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 के साथ साथ BA BSc मिलिट्री साइंस के 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को पढ़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास, अर्थात निशस्त्रीकरण के प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था और संपूर्ण विश्व परमाणु बम की विभीषिका का सामना करना पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, जिस कारण से यह मानव जाति को के समक्ष एक अपने बचाव के लिए अस्तित्व के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो गया था। इसलिए जो है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में सबसे पूर्व में आप जानते हैं कि विश्व युद्ध के पहले भी निशस्त्रीकरण के बहुत सारे प्रयास होते रहे। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रयास हुए, तो विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसमें जो प्रयास हुए, उसमें जो उसकी धारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके UNO के चार्टर में 2, 11, 26 और 27 में निशस्त्रीकरण का उल्लेख किया गया है। अगला जो प्रयास हुआ निशस्त्रीकरण के संबंध में वह था अणु शक्ति आयोग। यह 1946 में बना। यह UNO की सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है इस अणु शक्ति आयोग में निम्न तथ्यों पर प्रस्ताव पारित किए गए। और प्रस्ताव क्या क्या थे? पहला प्रस्ताव था अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही हो। दूसरा प्रस्ताव था जनसंहार के शस्त्रों को बहिष्कृत किया जाए। तीसरा जो प्रस्ताव था प्रभावशाली निरीक्षण का ढांचा तैयार किया जाए। तो ये 3 प्रस्ताव जो थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत ही जो है अणु शक्ति आयोग के द्वारा दिए गए। लेकिन इस पे परस्पर विरोध हुआ। आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के मध्य उसी समय से जो है कोल्ड वार की शुरुआत हो रही थी और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। तो कई मामलों पर जो है रूस और अमेरिका के मध्य मतभेद होने लगा, जिस कारण से यह निशस्त्रीकरण का प्रयास असफल हो गए। अगला जो पूरा प्रयास शुरू हुए वह था परंपरागत शस्त्र आयोग। यह जो है 1947 में बना और सुरक्षा परिषद के सभी राष्ट्र इसमें शामिल हुए। इसमें पुनः जो है अमेरिका एवं रूस के मध्य परस्पर विचारधारा के कारण जो विरोधी विचारधारा थी, इस कारण से असफल रहा। और रूस का ने एक प्रस्ताव दिया था इस परंपरागत शस्त्र आयोग में कि प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने जो उसमें शामिल हो रहे हैं वो अपनी सेना में 1/3 की कटौती करें, जिसका अमेरिका ने विरोध किया और इस कारण से यह प्रस्ताव भी सफल नहीं हो पाया। अगला जो प्रस्ताव शुरू हुए वह था संयुक्त निशस्त्रीकरण आयोग। यह आयोग कब बना? 1952 में बना। और आयोग ने जो सुझाव दिए, उसके आयोग के जो सुझाव थे, पहला था सैन्य बल के आधार पर शस्त्रास्त्रों की संख्या में कटौती और व्यापक निशस्त्रीकरण संधि की बात इस प्रस्ताव में कही गई। अगला जो प्रस्ताव हुए, अगला जो प्रयास हुए वह था शांति हेतु अणु योजना। यह जो प्रस्ताव थे 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने दिया, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि परमाणु शक्ति का शांतिमय प्रयोग किया जाए। किंतु इसमें जो है परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने या उसके कम करने पे कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया था, इसलिए यह प्रस्ताव भी अमल में नहीं लाया जा सका, केवल एक घोषणा बन करके ही रह गया। अगला जो प्रस्ताव हुए, अगला जो निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए वह था जेनेवा सम्मेलन। यह जो है 1955 में हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुली आकाश योजना इसका नाम दिया और इसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि राष्ट्र शामिल हुए, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि परमाणु शस्त्रों का परीक्षण जो है
वह कम से कम किया जाए और कोशिश किया जाए कि परमाणु आयुधों का प्रयोग न करना पड़े। अगला जो प्रस्ताव था वह था निःशस्त्रीकरण की बुल्गारिन योजना। यह 1958 में रूस के राष्ट्रपति बुल्गारिन ने प्रस्तुत की थी। इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव थे, नाटो एवं वार्सा पैक्ट के मध्य अनाक्रमण का समझौता हुआ। दूसरा था अमेरिका, रूस, ब्रिटेन अपने परमाणु शस्त्रों को नष्ट करेंगे। तीसरा जो था सभी राष्ट्र सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई। अब जानते हैं कि जो यह योजना थी वह रूस के राष्ट्रपति ने प्रस्तुत की थी और इस पे भी वही चीज हुआ, अमेरिका और रूस के मध्य टकराव हुआ और इसमें जो है जो वैचारिक मतभेद रहे, इस वजह से जो है यह बुल्गारिन योजना भी सफल नहीं हो पाई। अगला जो था प्रयास किया गया वह था कि रापाकी योजना, जिसमें 1958 में पोलैंड के विदेश मंत्री जो रापाकी थे उन्होंने जो है एक योजना बनाई जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी को जो है परमाणु शक्ति विहीन करने का प्रस्ताव किया गया। किंतु यह जो परमाणु शक्ति विहीन करने का प्रस्ताव था यह भी अमेरिका और रूस के मध्य प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ गया और इससे भी कोई बहुत विशेष प्रगति नहीं हो पाई। अगला जो प्रस्ताव हुआ वह था 10 राष्ट्रीय जिनेवा सम्मेलन। इसमें 10 राष्ट्रों ने जो है जिनेवा सम्मेलन में 1960 में एक सम्मेलन किया जिन 10 राष्ट्रों में 5 नाटो के थे और 5 जो है वर्साय संधि के राष्ट्र थे, वर्साय संधि के राष्ट्र थे, जिनके मध्य पुनः जो है निःशस्त्रीकरण का प्रयास किए गए, किंतु यह भी जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। अगला था अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 1963 में यह संधि आई जिसमें बाह्य आकाश, समुद्र में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई गई। इसमें केवल भूमिगत परीक्षणों पे ही इस पे कहा गया कि केवल भूमिगत परीक्षणों की ही अनुमति होगी और खुले आकाश में या समुद्र के नीचे जो है परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। अगला जो पुनः जो संधि हुआ वह था वाह्य आकाश संधि था जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ने वाह्य आकाश में परमाणु शस्त्र भेजना निषिद्ध किया, अर्थात मिसाइलों के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा जो है खुले आकाश में परमाणु शस्त्रों को भेजने का, इसमें निषिद्ध करने का प्रस्ताव दिया गया था, किंतु यह भी सफल नहीं रहा। अगला जो प्रस्ताव था कि परमाणु अप्रसार संधि 1968 को जिसको एनपीटी भी कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस संधि में भी जो व्यवस्था दी गई वो भी बहुत भेदभावपूर्ण तरीके की व्यवस्था थी। इसमें जो 5 राष्ट्र थे जिनके पास परमाणु शक्ति थी उनको यह व्यवस्था दी गई थी कि वो अपने परमाणु शस्त्रों का विकास कर सकते थे और आगे भी अपना टेस्ट जारी कर सकते थे, किंतु जो इस संधि पे हस्ताक्षर करते, जो राष्ट्र जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं थी उनको आगे परमाणु शक्ति प्राप्त करने पर रोक लगाई गई थी। किसी भी तरह के टेस्टिंग पे, परीक्षण पे या विकास पे उन पे रोक लगाती थी यह संधि, जिसका भारत ने भी विरोध किया। इसको एनपीटी कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए। समुद्री तल संधि 1970 में समुद्री तल संधि हुई जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि समुद्र को परमाणु शक्ति मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा, किंतु इस संधि में भी जो है मिसाइलों के द्वारा और जलपोतों के द्वारा जो परमाणु शस्त्र भेजे जा सकते थे उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इस तरह से ये भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। अगला जो निःशस्त्रीकरण का प्रयास हुआ, जैविक शस्त्र समझौता। 1972 में जैविक शस्त्र समझौता हुआ जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि रासायनिक शस्त्रों का न तो निर्माण किया जाएगा, न ही उसको किसी देश को निर्यात किया जाएगा, उसको न ही भंडारण किया जाएगा। ये व्यवस्था दी गई थी जैविक शस्त्र समझौता में। वह था रूस और अमेरिका के मध्य सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। पहला जो हुआ 1974 में हुआ और दूसरा 1979 में सेकेंड साल्ट संधि हुई जो अमेरिका और रूस के मध्य हुई, जिसमें यह व्यवस्था दी गई वो अपने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों में कमी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि परमाणु शस्त्रों को भी जो है कमी लाने का प्रयास इसमें शामिल था। यह भी निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। अगला जो था रीगन निःशस्त्रीकरण प्रस्ताव। 1982 में
राष्ट्रपति रीगन ने निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव दिया, किंतु यह प्रस्ताव भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सोवियत संघ से मतभेद होने के कारण जो है यह प्रस्ताव भी सफल नहीं रहा। अगला प्रस्ताव जो था वह था निशस्त्रीकरण के सम्मेलन नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 1985 में एक निशस्त्रीकरण का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यह आग्रह किया गया कि परमाणु शस्त्र दौड़ एवं परमाणु परीक्षण पर रोक लगे। इस सम्मेलन जो है भारत में किया। भारत सहित 10 राष्ट्रों ने जो है, जो उस समय राष्ट्र शामिल हुए थे, उन्होंने यह प्रयास किए कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि परमाणु शस्त्रों के दौड़ पर रोक लगे, और कोशिश ये किया कि जो भविष्य में जो परमाणु परीक्षण होने वाले हैं उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई। ये भी निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अगला जो कहा जाता है कि मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि INF, यह निशस्त्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम रूस और अमेरिका के मध्य। तो मध्यम दूरी के जो 1987 में जो है यह संधि हुई, जिसमें रूस और अमेरिका के मध्य हुई थी, और इसमें भी जो है रूस और अमेरिका ने अपने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों में कमी लाने के लिए ये संधि की थी, और कोशिश उन्होंने काफी हद तक ये प्रयास सफल भी रहे, और इसको निशस्त्रीकरण की दिशा में का एक मील का पत्थर भी माना जाता है। अगला जो था वह है गोर्बाचोव घोषणा 1988। यह सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे उस समय, उन्होंने घोषणा, एक पक्षी घोषणा की कि वह जो उनके सेनाएं पूर्वी यूरोप में तैनात हैं, और अपनी सेनाओं में एक पक्षी घोषणा करके उन्होंने जो है आणविक शस्त्रों में कमी करने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो है इसको भी जो कहा जाता है कि इसने जो है यह घोषणा भी, गोर्बाचोव घोषणा भी निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ी मील का पत्थर साबित हुई। अगला जो प्रयास किया गया वह था वाशिंगटन शिखर सम्मेलन। 1990 में वाशिंगटन में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रासायनिक शस्त्रों सहित शस्त्र नियंत्रण पर महत्वपूर्ण समझौता किया गया, जिसमें जो है परमाणु शस्त्रों के साथ साथ रासायनिक शस्त्रों को भी कमी लाने के लिए उनको निशस्त्रीकरण का एक प्रयास किया गया। इसको भी निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वह था पेरिस वार्ता 1990 में अमेरिका के जो नाटो देश थे, अमेरिका के सहित जो नाटो देश थे, उनमें और वार्सा पैक्ट के देशों में जो है परंपरागत शस्त्रों में कटौती के लिए इसमें प्रयास किए गए, और इसे भी निशस्त्रीकरण के लिए दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। अगला जो प्रयास थे वह हुए सामरिक शस्त्रों में कटौती की संधि, इसको कहते हैं स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये दो हुए हैं। पहला जो हुआ था जो 1991 के आसपास हुआ था, जिसमें रूस एवं अमेरिका के मध्य 30% शस्त्रों की, परमाणु शस्त्रों में कटौती की बात कही गई। इस संधि में रूस और अमेरिका ने अपने परमाणु शस्त्रों में 30% तक कटौती करने के लिए संधि किया, और ये भी जो है निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा प्रयास माना जाता है, जिससे कि विश्व जो है शांति की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला जो था वह था जॉर्ज बुश की निशस्त्रीकरण की घोषणा। इसी तरह से जैसे मिखाइल गोर्बाचोव ने निशस्त्रीकरण की घोषणा की थी, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी 1991 में एक पक्षी निशस्त्रीकरण की घोषणा की, और उन्होंने अपने शस्त्रों में, परमाणु शस्त्रों में, मिसाइलों में कमी करने की घोषणा की, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया। अगला जो था गोर्बाचोव की घोषणा। इसी क्रम में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भी एक स्वैच्छिक निशस्त्रीकरण की घोषणा की। उन्होंने भी कहा कि हम अपने मिसाइलों में, अपने परमाणु शस्त्रों में कमी करेंगे, और इसको भी अच्छा कदम माना गया, जो निशस्त्रीकरण की दिशा का में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका के मध्य ही परमाणु शस्त्रों की होड़ शुरू हुई थी, और परमाणु शस्त्रों की होड़ ने जो है विश्व को समक्ष एक संकट ला दिया था कि कभी भी विश्व में परमाणु युद्ध इन दोनों राष्ट्रों के कारण छिड़ सकता है। तो इस दिशा में इन दोनों राष्ट्रों का प्रयास सराहनीय रहा, और इस क्रम में अगला जो प्रयास किए गए वह था स्टार्ट 2 संधि, जो 1993 में हुई। स्टार्ट 2 संधि जो है रूस और अमेरिका के मध्य ही हुई थी, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें परमाणु शस्त्रों के साथ साथ मिसाइलों पे भी कमी लाने का प्रस्ताव किया गया, और एक समझौता किया गया कि वो एक सीमित समय में अपने परमाणु शस्त्रों में और मिसाइलों में कमी लाएंगे। अगला जो प्रयास हुए वह था
रासायनिक हथियार निषेध संधि, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसको कहा जाता है 1993 में रासायनिक हथियार निषेध संधि हुई, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि जो राष्ट्र इस संधि में शामिल होंगे जिनके पास अगर रासायनिक शस्त्र हैं तो वो उसको 15 वर्षों में अपने शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई कि ये राष्ट्र जो है रासायनिक शस्त्रों का न तो निर्माण करेंगे, न निर्यात करेंगे, न ही भंडारण करेंगे। तो ये भी निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक और जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वह था कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का अस्तित्व में आना, CTBT जिसे कहा जाता है संक्षेप में, CTBT जिसको कहा जाता है। इसमें कहा यह गया कि जिन राष्ट्रों के पास, फिर इसमें फिर वही व्यवस्था दी गई कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो अपने परमाणु रिसर्च को आगे जारी रखेंगे, वो अपने परमाणु हथियारों के विकास को जारी रखेंगे। किंतु जो राष्ट्र जिनके पास हथियार नहीं है, अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो वो परमाणु शक्ति न तो प्राप्त करेंगे, न उसको कोशिश करेंगे, न ही उसका भंडारण करेंगे। यह व्यवस्था दी गई है, जिस कारण से इसका विरोध हुआ। भारत सहित कई राष्ट्रों ने इसका विरोध किया कि यह भेदभावपूर्ण नीति है। जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं वो तो अपना आगे बढ़ाते रहेंगे, किंतु जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वो न तो भूमिगत परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, न हवा में कर सकते हैं, न समुद्र में कर सकते हैं। किंतु जो ये 5 राष्ट्र हैं वो अपना प्रयोगशाला में सब क्रिटिकल परीक्षण करने के साथ साथ अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा भी सकते हैं। इस व्यवस्था को भी भेदभावपूर्ण माना गया, किंतु फिर भी यह संधि जो है निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है, जिसने निःशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो यह हमारा 3 पार्टों में वीडियो था, जिसमें मैंने निःशस्त्रीकरण के संबंध में, शस्त्र नियंत्रण के संबंध में बताया। यह वीडियो जो है UGC नेट के साथ साथ MA BA और BSc के सभी समस्त छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।